Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you are all doing very well. So today in this video we'll be discussing a short summary of the novel Six Acres and a Third written by Fakir Mohan Senapati. So in this video we'll only discuss short summary of this novel, and if you want detailed summary of this novel wherein I have explained introduction to the story, introduction to the author, explanation of all minor and major characters, explained summary, analysis and themes and everything. So if you want detailed explanation of this novel, then I've given the link of that video in the description box so that you can find it. तो इस नॉवल में जो सबसे मेन चीज़ हम देखेंगे वो है थीम्स, कि इसमें किस किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो सबसे पहला है कास्टिज्म, फिर है जेंडर डिस्पैरिटी, फिर पुअर एंड रिच, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पूरी नॉवल में हम देखने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो अबाउट द नॉवल, दैट द नॉवल इज बेस्ड इन द अर्लियर डिकेड्स ऑफ 19th century वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ ओडिशा वर कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश एंड मर्ज्ड विद द बंगाल प्रेसिडेंसी। तो ये जो नॉवल है ये बेसिकली 19th century के ऊपर बेस्ड है, अर्लियर डिकेड्स ऑफ 19th century, जहाँ पे उड़ीसा के कुछ पार्ट्स जो हैं वो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ गए थे। ठीक है, क्योंकि देखो शुरू में ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पे कब्ज़ा किया और यहाँ पे मेनली हम उड़ीसा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा के कुछ इलाकों में ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया और फिर उसी चीज़ को मर्ज कर दिया बंगाल प्रेसिडेंसी के साथ। And then we see the society of 1830s through the world of greed, cunningness, colonial power and caste struggle. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे थ्रू द सोसाइटी ऑफ 1830s। ठीक है, ये पूरी नॉवल जो है ये 19th century के ऊपर बेस्ड है और इसमें हम देखेंगे 1830s की स्टोरी, जहाँ पे जो सोसाइटी थी उसमें ये सारी चीज़ें शामिल थी। कनिंगनेस, कॉलोनियल पावर, इसके बेस पे कैसे जो नीची जाति के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको डिमीन किया जाता था। कास्ट स्ट्रगल और वर्ल्ड ऑफ ग्रीड, यानी इस लालच भरी दुनिया में जो छोटे लोग थे, जो नीची जाति के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो हमारी ये जो नॉवल है ये शुरू होती है गोविंदापुर नाम के गांव के साथ, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, द विलेज हैड बीन डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन एंड कास्ट ऑफ द पीपल। और ये जो गांव है ये डिवाइड किया गया है, जो भी लोगों के ऑक्यूपेशन है और जो भी उनकी जाति है ना, ऊंची जाति नीची जाति, उसके बेस पे इस गांव में इलाकों को डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी एक तरफ जो ब्राह्मण लोग हैं वो रहेंगे, एक तरफ मास्टर्स हैं यानी जो बड़े लोग हैं, जो ऊंची जाति के लोग हैं वो रहेंगे, और एक तरफ वीवर्स रहेंगे यानी जो बुनाई का काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, इस तरीके के लोग। तो यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला है सांता यानी मास्टर्स क्वार्टर। ठीक है, सांता का मीनिंग ही है मास्टर यानी बड़े लोग, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो। फिर है ब्राह्मण क्वार्टर्स। ठीक है, यानी जहाँ पे सिर्फ ब्राह्मण लोग ही रहेंगे। उसके बाद है वीवर्स क्वार्टर, जहाँ पे कढ़ाई बुनाई करने वाले जो नीची जाति के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, वो रहते हैं। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है एक ज़मींदार से जिसका नाम है रामचंद्र मंगाराज। ठीक है, और शॉर्ट में हम इसको कहेंगे मंगाराज। तो ये मंगाराज जो है ये एक एविल प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, और ये एक ऑर्फन है। जब ये छोटा था ये शुरू से अमीर नहीं है, यानी ये ज़मींदार तो है लेकिन इसके जो बाप दादा थे वो ज़मींदार नहीं थे। ठीक है, ये एक पुअर मैन का बेटा था बचपन में, लेकिन धीरे धीरे बेईमानी, चोरी करके, दूसरों को लूट के, तो बेईमानी के रास्ते को चुन के ये एक ज़मींदार बना। ठीक है, तो फ़िलहाल तो ये बहुत ही लग्जरियस लाइफ को जी रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच है। ये हर चीज़ सबसे पहले अपने आप को देना चाहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, कनिंग है हर तरीके से, मतलब अपना नुकसान नहीं होने देता। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से चालबाजी करके, दूसरों को धोखा दे के, उनको लूट के, उनको बर्बाद करके ये अपना फ़ायदा कर सकता है। तो एक तो ये मंगाराज है और इसकी फैमिली में सिर्फ इसकी एक वाइफ है जिसका नाम है शांतनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस है, हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। उससे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता, यानी ये मंगाराज से बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मंगाराज को हम कह सकते हैं बेईमान है, धोखेबाज है, दूसरों से लूट पाट करके ये इतने पैसे इकट्ठा करता है, इतनी ज़मीनें लूटता है लोगों की। और दूसरी तरफ है शांतनी, जो कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। ठीक है, और फिर हैं मंगाराज के 3 बेटे, और ये तीनों ही बिल्कुल यूज़लेस हैं, कि कुछ काम नहीं करते, कुछ जॉब नहीं करते, मंगाराज के पैसों पे पलते हैं
उसी पे पीते हैं, पैसे उड़ाते हैं, ऐश मौज करते हैं। और फिर है इसकी 3 डॉटर इन लॉ। तो यानी इन सबको ये अकेला ही संभालता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे चंपा, जो कि बिल्कुल बेईमानी करने में, दूसरों को धोखा देने में, बेवकूफ़ बनाने में, लूटने में ये बिल्कुल सोलमेट है किसकी, मंगाराज की। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और ये दोनों पूरी नॉवल में यही प्लान बनाते रहते हैं कि किस तरीके से दूसरों को लूटा जाए, ठीक है, कैसे किसको बर्बाद किया जाए, किससे किसकी ज़मीन छीनी जाए। तो ये पूरी प्लानिंग ये दोनों मिलके करते हैं। अब ये मंगाराज जो है, इसके घर में काफ़ी सारे सर्वेंट्स हैं, ठीक है, तो इसमें महिलाएं भी हैं। और मंगाराज हैड सम सेक्सुअल अफेयर्स विद देम एंड नाउ दे आर लिविंग इन हिज हाउस एज मेड सर्वेंट्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऐसी महिलाएं भी हैं जिनका घर बार नहीं है, जिनके पति नहीं है, और इनका कुछ सेक्सुअल अफेयर भी है मंगाराज के साथ। तो अब ये सारी महिलाएं इसके घर में रहती हैं एज अ मेड सर्वेंट्स, ठीक है। तो इसी के घर में काम करते हैं और इनमें से ही एक कौन है, चंपा। तो मंगाराज क्योंकि ज़मींदार है, पैसे वाला है, ठीक है, और अमीर भी है, तो ये किस में रहता है, सांतास क्वार्टर्स में रहता है, यानी मास्टर्स क्वार्टर में, ठीक है। और वहीं वीवर्स क्वार्टर में रहते हैं भाग्य और सारिया। ये ऐसे कपल हैं जिनका कोई बेबी नहीं है, ठीक है, ये चाइल्डलेस कपल हैं। और ये जो भाग्य है ये एक हेडमैन है वीवर्स कम्युनिटी का, और इस चीज़ को इसने अपने फादर से इनहेरिट किया है, ठीक है। और ये दोनों जो हैं, भाग्य और सारिया, ये लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई इनको कुछ कह दे तो वो मान लेते हैं। अब इतना दिमाग भी नहीं लगाते कि कोई झूठ बोल रहा है, कोई चालाकी से उन्हें अपनी बातों में लेने की कोशिश कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब ये लोग कुछ नहीं समझ पाते। अगर कोई इन्हें बेवकूफ़ बनाता है तो ये बन जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट है दोनों ही, ठीक है। और ये लोग चाइल्डलेस हैं, इसलिए सारिया जो है ये काफ़ी टाइम दुखी रहती है ये सोच के, क्योंकि ये चाइल्डलेस है और इसका खुद का कोई बच्चा नहीं है। लेकिन इनके पास इनकी एक गाय है जिसका नाम है नीटा, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ब्यूटीफुल है। और इसकी गाय इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, इसको देख के मंगाराज और चंपा जो है ये बहुत ज़्यादा चिढ़ने लग जाते हैं। उनके दिमाग में सिर्फ यही बात चलती है कि इतनी अच्छी गाय, इतनी हेल्दी गाय, और ये लोग नीची जाति के लोग रखते हैं इतनी अच्छे गाय को, जो कि डिज़र्व भी नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, भाग्य और सारिया जो है इनका कोई बेबी नहीं है। तीसरा कौन है मेंबर, ये गाय नीटा, ठीक है। तो ये लोग इसको अपनी डॉटर की तरह प्यार करते हैं, अपनी डॉटर मानते हैं, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उसे टाइम पे खाना पीना देते हैं। तो इस तरीके से उसका वो पालन पोषण करते हैं। और दूसरी तरफ मंगाराज और चंपा, जिनकी बुरी नज़र अब इनके गाय पे है। तो मंगाराज और चंपा जो है, अब इनका अगला शिकार कौन है, भाग्य और सारिया, ठीक है। अब सारिया हमेशा जो है ये दुखी रहती है, तो इसीलिए जो चंपा है, ये लोग जब घाट पे जाते हैं, वीवर्स घाट पे कपड़े धोने, यहाँ पे ये ऐसा घाट है जहाँ पे सारी महिलाएं आती है, ये एक गॉसिप प्लेस है हम कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे महिलाएं मिलती हैं वो लोग चुगली चपाटी करना शुरू कर देते हैं, आपस में बात करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। और यहीं पे अभी मौजूद है सारिया। अब सारिया के पास जाती है चंपा, बिल्कुल चालाकी से उसको बोलती है कि तुम इतना दुखी क्यों रहती हो, क्यों ना तुम बुद्धि मंगला के लिए, बुद्धि मंगला जो है वो उनकी देवी है, ठीक है, यहाँ की जो लोकल डेटी है जिनकी ये लोग पूजा करते हैं वो इनकी देवी है। और चंपा इसको सजेस्ट करती है, इसको एडवाइस देती है कि क्यों ना तुम उनके लिए एक मंदिर बना दो बुद्धि मंगला के लिए, और वो तुमसे खुश हो जाएंगी, तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगी, और तुम्हारी जो इच्छा है एक चाइल्ड की, एक बच्चे की, वो पूरी हो जाएगी। फिर सारिया अपनी कंडीशन रखती है कि वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर वो इसे आइडिया देती है कि क्यों ना तुम मंगाराज से, यानी जो हमारे ज़मींदार हैं, उनसे कुछ पैसे उधार रख लो, अपनी कुछ ज़मीन गिरवी रख के। और ये इसकी कितनी ज़मीन है, 6 एकर्स एंड अ थर्ड। इनके पास सिर्फ यही ज़मीन है और एक गाय है जिसके मदद से ये लोग अपना गुजारा करते हैं। इनकी जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और सिर्फ एक गाय है, तो इसी से इनका अच्छा सा घर बार चलता है, ठीक है। तो अब चंपा इसको मतलब किसी न किसी तरीके से मना रही है कि तुम अपनी ज़मीन गिरवी रख दो और वो तुम्हें उधार दे देंगे। तो मतलब इनकी बातों में ये भाग्य और सारिया आ जाते हैं और ये अपना ये ज़मीन जो है 6 एकर्स एंड अ थर्ड गिरवी रख देती हैं। यहाँ पे देखो मंगाराज और चंपा ये दोनों बहुत ज़्यादा कनिंग है, ठीक है। तो अब इनकी नज़र कहाँ पे है, भाग्य और सारिया के गाय पे है। तो इन्होंने जो एक फ़िक्स डेट होती है ना, लास्ट डेट की, तुम जब तक पैसे वापस नहीं करोगे तुम्हें तुम्हारी ज़मीन नहीं मिलेगी, तो उस डेट से पहले ही, जो एक्सपायरी डेट होती है ना, उससे पहले ही इन्होंने क्या करा, उसकी गाय को ले आए और इन्हें झूठ बोल दिया कि क्योंकि तुम पैसे वापस नहीं कर रहे हो तो इसलिए ये लोग इसकी गाय को भी ज़बरदस्ती ले आए, जो कि इनके लिए एक बेटी समान थी।
और जब से ये गाय इनसे बिछड़ी तब से सारिया मंगाराज के घर के बाहर ही बैठी हुई है और ये सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों का नाम लेती है, मेरी ज़मीन और मेरी गाय, यानी 6 एकर्स एंड अ थर्ड पीस ऑफ लैंड और उसकी गाय नीटा। और जब तक वो वहाँ से नहीं जाती है तब तक चंपा उसे मार के पीट के भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जाती। और ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। भूखे प्यासे मंगाराज के घर के बाहर बैठे बैठे उसकी मृत्यु वहीं हो जाती है और इतने में पता नहीं लगता कि भाग्या का क्या हुआ। ठीक है। और इसकी मृत्यु के बाद इनके घर पुलिस आती है, फिर मंगाराज को पुलिस स्टेशन के पास लेके जाया जाता है। और जब चंपा देखती है कि मंगाराज को पुलिस के पास लेके जाया जा रहा है और वो रोने लग जाती है, और उसके इन आंसुओं को देख के जो मंगाराज है उसे अपने तिजोरी की चाबी दे देता है, सारी प्रॉपर्टीज़ के पेपर्स दे देता है। और जब तक ये मंगाराज जेल में होता है तब तक चंपा सब कुछ लेके एक नाई के साथ भाग जाती है और रास्ते में वो नाई इसका मर्डर कर देता है और वो खुद भी पानी में डूब के मर जाता है। उस पानी में ये गलती से गिर जाता है जहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं। और जब मंगाराज जेल में होता है उसी के कुछ टाइम पहले ही जो उसकी वाइफ है शांतनी, उसकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो बीमार होती है। और मंगाराज जब जेल में होता है तो अब उसके पास न पावर है न पैसा है, कुछ भी नहीं है। उसके पास सिर्फ एक जमींदारी बची है जो कि उसके पास थी। ठीक है। और अब वो भी इससे छिनने वाली है क्योंकि वहाँ पे इसके पास एक लालची लॉयर आया है, एक लालची वकील, जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी ज़मींदारी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे ये मजबूर है, इसके पास कुछ भी नहीं है सिर्फ ज़मींदारी के अलावा, और वो भी ये इस लॉयर को दे देता है और इसके पास अब कुछ नहीं है। और जब मंगाराज को जेल से वापस घर लाने की बात चल रही होती है तो इसके तीनों बेटे मना कर देते हैं। ठीक है। यानी अब मंगाराज के पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी वाइफ जो थी वो मर गई, चंपा जो थी वो इसके पैसे लेके भाग गई और रास्ते में उसकी भी मृत्यु हो गई, उसका मर्डर कर दिया उस नाई ने, और वो नाई खुद भी मर गया। उसके बाद अब देखो, जब तक ये जेल में था और इसके जितने भी नौकर थे, क्योंकि ये कंजूस था तो इसने कभी भी उनको उनकी सैलरी नहीं दी टाइम पे, हमेशा कंजूसी करता था, देता था तो कम देता था। तो ऐसे में उसकी एब्सेंस में जो भी गहने थे उसकी बहुओं के, जो भी उसके घर में कीमती सामान थे, वो सब इसके नौकर चुरा ले गए। यानी इसके पीठ पीछे इसका पूरा घर उजड़ गया। ठीक है। इसके घर में कुछ नहीं बचा, अब न इसके पास कोई ताकत बची, ना पैसा बचा, न शोहरत बची, कुछ भी नहीं बचा, ना इसकी वाइफ बची। और क्यों? सिर्फ इस 6 एकर्स एंड अ थर्ड ज़मीन के चक्कर में। अब जब ये वापस छूट के आता है जेल से, और इसे लेने कौन जाता है? मुकुंद, जो कि शांतनी का फेथफुल सर्वेंट था, और उसी की वजह से आज इसके सिर के ऊपर एक छत है। तो लास्ट टाइम में अब ये मुकुंद के घर पे बैठा हुआ है घाट के ऊपर। हम कह सकते हैं अभी के टाइम में ये अपने डेथ बेड पे लेटा हुआ है और इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, वो क्या है? 6 एकर्स एंड अ थर्ड। ठीक है। और अब इसको जो सारिया की डेड बॉडी है उसे बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है, उसे बहुत ज़्यादा डरा रही है, उसे हर जगह सारिया ही नज़र आ रही है और सिर्फ इसके दिमाग में एक ही बात चल रही है, 6 एकर्स एंड अ थर्ड। क्योंकि इसी ज़मीन के चक्कर में हर चीज़ बर्बाद हो गई। ठीक है। इसकी पूरी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो गई, इसकी फैमिली बर्बाद हो गई, इसके हाथ में जो भी पावर था, जो भी पैसा था, जो ज़मींदारी थी, सब ख़त्म हो गया। जैसे ये लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा के उन्हें लूटता था, उनकी ज़मीनों को लूटता था, ऐसे ही इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया किसने? उस लालची लॉयर ने, उस ग्रेडी लॉयर ने, जिसने जेल में इससे इसकी ज़मींदारी मांग ली, जो कि इसके पास लास्ट चीज़ बची थी। तो वैसे मंगाराज तो हर चीज़ समझ गया था, उसकी चालाकी को समझ गया था, लेकिन ये मजबूर था, इसलिए इसने अपनी ज़मींदारी उसे दे दिया और अब इसके पास कुछ भी नहीं है। यानी ये पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो कहानी के अंत में मंगाराज की भी मृत्यु हो जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, डर जाता है, और इसके ज़ुबान पे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, 6 एकर्स एंड अ थर्ड। एंड आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हो कि 6 एकर्स एंड अ थर्ड, इसे इस पूरी नॉवेल का टाइटल क्यों दिया गया, क्योंकि यही एक ज़मीन थी ऐसी जिसने मंगाराज को अच्छा सबक सिखाया। राइट। तो वैसे तो ये नॉवल बहुत ज़्यादा लंबी है और इसमें काफ़ी सारे इंसिडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि हमें बताती है मंगाराज के करप्टेड माइंड सेट के बारे में। लेकिन क्योंकि इसमें हम अभी शॉर्ट समरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें हमने सिर्फ मेन पोर्शन जो है, हमारा इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है, सिर्फ उसको डिस्कस किया है। और अगर आपको अच्छे से डिटेल्ड कहानी जाननी है, पूरी एक्सप्लेनेशन जाननी है, कैरेक्टर्स
और समरी, एनालिसिस, थीम, तो इन सब के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो, ये नॉवल अच्छे से समझ में आया हो, एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ you like this video and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.